हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको फिजिक्स की हमने जो 4 क्लास हैं प्रोवाइड करवा रखी हैं फिजिक्स की, जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये जो 4 पार्ट हैं, आज हम इन 4 पार्टों से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो क्वेश्चंस बनने को तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेरे को आपको करवाने चाहिए, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और आगे आप जा कर के जब पेपर दोगे तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है अपने इस टाइम पीरियड पर कि अपनी इच्छा नहीं होती पढ़ने की। लेकिन आप खुद सोचो कि आपने जो सपना देख रखा है, आपके जो घर वालों ने जो आपको सपना ऐसे देख रखा है, आपके घर वालों ने, कौन पूरा करेगा उसको? कोई हम तो पूरा करने जाएंगे नहीं, आप लोगों को पूरा करना है। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि जिस बच्चे ने इस लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड का अगर जिसने यूज़ कर लिया, जितना भी टाइम आपको मिलता है उतने टाइम का यदि आपने यूज कर लिया अपने हिसाब से अच्छे से, तो आप ये मान के चलना कि आपको अगली आने वाली वैकेंसी में भर्ती में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप ऐसे कई बार अपने क्या है कि दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार पढ़ा नहीं जाता, मन नहीं करता, या आप किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने आप को दे रहे हो। धोखा दे के जाओगे कहाँ? वापस से फिर वहीं आना है। फिर आपको एक टाइम ऐसा आना है कि आपको फिर से पढ़ाई करनी है आपको। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि इस टाइम पीरियड पर जो ये टाइम पीरियड चल रहा है वो सबके लिए परेशानीदायक है। और अब जो भी कोई काम करता है, जैसे कोई बाहर जाता है या रहता है, तो देखो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका थोड़ा सा काम बंद है और वो घर पे हैं, आराम से घर पे रहो, पढ़ाई करो, जितना आपसे हो सके उतना पढ़ाई करो आप। अब आपको लगता है कि आप खुली आंखों से या बंद आंखों से ऐसे सपने देख सकते हो और सपने बस देखना ही है। अगर आप सपने देखते हो तो उसको करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत इतनी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी कि जितना हम पढ़ाते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। और वो मेहनत आप कैसे कर सकते हो वो आप जानो। आप तो चीज़ों को आप देखो, थोड़ा सा महसूस करो। आप अगर आप इसी तरीके से अगर घर में हो और आप पूरा दिन अगर ऐसे वेस्ट निकाल देते हो आप, तो आपको क्या लगता है कि आप सेलेक्ट हो पाओगे क्या? आपने जितना भी पढ़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मोबाइल ग्रुप फेसबुक वगैरह पे आप इतना ये करते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे हम ये क्वेश्चन भेज देते हैं, ये क्वेश्चन, अरे आपको जो आता है एग्ज़ाम में वो नहीं आता। फेल किससे होता है? कोई भी। जो हर बच्चे को आता है वो तो सब करके आते हैं, लेकिन जो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को नहीं आता, मेरिट तो वही बनाता है ना, पास तो वही कराता है। अब आपको जो आता है वो आप पढ़ के इतने खुश हो जाते हो कि मेरे को आता है, लेकिन आप ये देखो कि अपने को क्या चीज़ नहीं आती, हमारे को किस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। अब मान के चलो आपकी कोई एक सब्जेक्ट इतनी अच्छी हो गई और आप बार बार उसी का रिवाइज कर रहे हो, बार बार उसी का रिवाइज कर रहे हो, आपको लगता है कि आप वो जो सब्जेक्ट है वो आपको सलेक्शन दे सकेगी? कभी नहीं। वो सब्जेक्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकती है सिलेक्शन तक पहुंचाने में, लेकिन कभी भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती। चलो कोई नहीं, हम हमारी जो सीरीज जो चल रखी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट की एक अच्छी तैयारी आपको करने को देखने को मिल जाएगी। टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन देखो अपने पढ़ाई को मत छोड़ो। ये टाइम ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति घर बैठा है। अब आप सोचो एक बार कि कभी ना कभी 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने बाद ये बीमारी ख़त्म होगी। ख़त्म होने के बाद में आप किस स्टेज पर पहुंचोगे? आपको जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखो, जितना भी टाइम आपके लिए मिलता है उसको आप यूज करो, और जो हम जितना पढ़ाते हैं आप उन पर ध्यान दो, पढ़ो उस चीज़ को, बार बार वीडियो को देखो आप, ठीक है? नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, और नोट्सों को आप इतना रिवाइज करो कि अगर नोट्सों में से कोई चीज़ आती है आपके लिए तो आप उसको गलत ना करो। ये आपकी बेवकूफ़ी होगी यदि आपने पढ़ लिया और उसके बावजूद भी आप उनको गलत कर रहे हो। तो चलो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत है नहीं है, समझदार हो आप।
और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगर आप अच्छा ड्रीम लेके चल रहे हो तो हर बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा टीचर से एक कदम आगे ही होना चाहिए, उल्टा बच्चे को टीचर से पूछना चाहिए कि सर आपने ये पढ़ाया, ये छुड़वा दिया, यहाँ से ये करवाया, हमारे समझ नहीं आया, वापस से कल बताना है इसको। तो ये चीज़ें होती हैं पढ़ाई की, और यही अगर बच्चा करेगा तो अपने घर वालों का और ख़ुद का जो सपना है उसको पूरा कर पाएगा। अन्यथा वही काम करेंगे जो अपने घर वाले अगर मज़दूरी कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मज़दूरी करना गलत है, लेकिन इस भीड़ से अगर आपको अलग हटना है और उसका माध्यम सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो बुक्स और आपकी जो पेन है, पेन और कॉपी जिसको अपन कह सकते हैं, सिर्फ ये माध्यम है जो आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन कुछ थोड़ा सा कर सकते हो। बस आप उनको खुश रख सकते हो कुछ दिन के लिए, क्योंकि एक बार लगने के बाद में तो फिर माहौल ही चेंज हो जाता है। लोग चलो ठीक है एटीट्यूड में आ जाते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते, लेकिन अपने घर वालों के तो रहो, लेकिन वो भी नहीं रह पाते। चलो कोई नहीं, फिर भी कम से कम आपका जो खुद का जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। चीज़ों को आप इतना अच्छे से कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी नौकरी ही लगेगी, लेकिन आप इतना अच्छे से कर लो कि आपको कोई ये दोष नहीं दे सकता कि लड़का पढ़ा नहीं। खुद के ऊपर ऐसी शर्म ना आए कि यार मैंने कमी छोड़ दी। शर्म आने का कोई काम मत करो, आप अपनी तरफ से इतना करके चलो, क्या हुआ नहीं लगी तो मेहनत तो बहुत की मैंने, पढ़ाई तो मैंने बहुत की। और पढ़ाई को आप उस तरीके से करो, अगर कोई भी आगे से आपसे कुछ भी पूछे तो आप ऐसे खोल के जवाब दो कि हाँ हाँ ये होता है। जितना आपको आता है उतना उसको बता दो, तब जाके अच्छा लगता है पढ़ने में। और ये बेशर्माई होती है आप लोगों की कि आप बहाना मारते हो कि मन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं। बहानेबाजी तो चलो कोई नहीं, कर लिया करो, अच्छी बात है। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप फिजिक्स की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों वीडियो का लगभग 70% निचोड़ हम आपको आज करवा देंगे। वीडियो लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन आज हम आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा देंगे जहाँ तक कोशिश रहेगी। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, 2 बार 3 बार, आपको जितना टाइम मिले उतना देख लेना। अब हम चालू करते हैं फिजिक्स के जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं विद डिटेल्स। पहला क्वेश्चन, अदिश राशि के संदर्भ में सही कथन है। क्वेश्चन बोला है आपसे कि अदिश राशि के संदर्भ में सही कथन है। अदिश राशि किसे कहते हैं? देखो, नाम से पता चल रहा है अदिश, और एक होता है सदिश। स का मतलब होता है सहित, मतलब दिशा के सहित, और ए का मतलब नहीं, किससे नहीं, दिशा नहीं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, और दिशा नहीं होती। कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशि। सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। कैसी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां। जैसे चाल एक अदिश राशि है और वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन में अदिश राशि के संदर्भ में सही कथन है, आपको सही कथन बताना है। देखो, ये राशियाँ केवल दिशा का बोध कराती हैं। अरे अदिश में तो दिशा का बोध होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। ये राशियाँ केवल परिमाण का बोध कराती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर है। द्रव्यमान तथा विद्युत धारा दोनों सदिश राशियाँ, गलत बात।
द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है, लेकिन जो भार है, भार कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि जो भार होता है वो बदलता रहता है। अपन जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर भार होता है कम, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो भार का मान बढ़ता हुआ जाता है। विद्युत धारा भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये राशियां दिशा व परिमाण दोनों का बोध कराती हैं। जो दिशा और परिमाण का बोध कराती है वो तो सदिश होती है। तो पहले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आप इनको उतारना मत, आप इनको उतारना मत। YouTube पे ये वीडियो हमेशा रहनी है, ठीक है? तो जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरे को रिवीजन करना है, तो आप इनको देखो। आप देखो, पहले आप 2 से 3 बार जो फिजिक्स की जो क्लासेज हैं आप उनको देखो। उसके बाद में आप फिर जो उनके क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो बार बार। तो जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले आप क्वेश्चंस को देखोगे, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश राशि है? ऐसी कौन सी राशि है जो सदिश है? अब मैंने आपको सदिश और अदिश की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी। इनमें से हम आपको बताएंगे कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। द्रव्यमान की अगर बात करें अपन, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है और भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। द्रव्यमान को अपन m से डिनोट करते हैं और भार को अपन w से डिनोट करते हैं। w बराबर mg। m तो हो गया द्रव्यमान, लेकिन इस द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है एक सदिश राशि है। इस वजह से भार क्या है? सदिश है, और द्रव्यमान क्या है? अदिश है। तो देखो, कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो द्रव्यमान नहीं है, तो सभी भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। सभी सीधा आ जाएगा क्या? भार। और विद्युत धारा भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मूल राशि है? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मूल राशि है। अब अगर अपन मूल राशि की बात करें तो जब मैंने आपको फिजिक्स की जब फर्स्ट वीडियो आपको करवाई थी, पार्ट नंबर फर्स्ट करवाया था, तो मैंने आपको उसमें भौतिक जो विज्ञान है उसमें 7 मूल राशियां बताई थी। उन 7 मूल राशियों में से इनमें से एक कौन सी है? ज्योति तीव्रता, जिसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। अब आप बोलोगे सर बाकी के कौन कौन से? देखो, बाकी का वीडियो देखना, वीडियो पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आप जल्दबाजी में कराऊंगा, उसके बजाय आप पहला वीडियो देखना, आप उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो आयतन, त्वरण, क्षेत्रफल ये नहीं होते। मूल जो राशि है वो कौन सी है? अपने ज्योति तीव्रता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, त्वरण का मात्रक क्या है? अब देखो, जो त्वरण जो होता है ए, वेग में परिवर्तन, और नीचे आ जाएगा समय। तो त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और वेग में परिवर्तन अपन जानते हैं कि ए बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो अंतिम वेग में से यदि आप प्रारंभिक वेग v माइनस यू करते हो और अपॉन में t करते हो, तो ये भी किसका फॉर्मूला है? त्वरण का। v माइनस यू का मतलब है v तो है अंतिम वेग और u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग को माइनस कर दोगे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा t समय में। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखो, ऊपर है वेग, ऊपर है वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और उस वेग के अपॉन में क्या है? समय। और समय का मात्रक भी क्या है यहाँ पर? सेकंड। ऊपर है मीटर अपॉन
सेकंड, अब आप मैथमेटिक्स में तो आप होशियार हुई हो, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। भाग का जब मल्टीप्लाई में अपन चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा? त्वरण का। तो देखो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड की पावर -2 गलत, मीटर अपॉन सेकंड की पावर 3 गलत, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बी था, इसमें ए था, इसमें ए था और इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करें, चाल और वेग का सही संबंध है। जब मैंने आपको सेकंड वीडियो पढ़ाई थी तो सेकंड वीडियो में शुरुआत में ही हमने ये देखा था कि चाल और वेग इन दोनों में अंतर क्या है। जो चाल होती है वो तो है एक अदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। और वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। चाल वर्सेज और वेग अपन ने पढ़ा था। चाल है अदिश और वेग क्या है? सदिश। ठीक है। जो चाल जो होती है वो वेग के बराबर हो सकती है। चाल किसके बराबर हो सकता है? वेग के। और चाल हमेशा वेग से बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं होगी। दोबारा समझो कि जो चाल है ये हमेशा वेग से क्या होगी? बड़ी होगी और उसके क्या होगी? बराबर। देखो कौन सा ऑप्शन है? चाल वेग से बड़ी और क्या होगी? बराबर, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने देख लिया। मैं आपको छोटे छोटे तरीके से इनको बता रहा हूँ। आपको पूरी डिटेल आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन भी मेरे को और कराने 15-20 क्वेश्चन और करवाने हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन की गति के मैंने आपको 3 नियम बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो नियम है, वो जो नियम था वो क्या करता था, क्या बताता है? आइजैक न्यूटन ने जो नियम दिए, इनमें पहला जो नियम है गति का, वो ये बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे मान के चलो मैंने ये पानी की बोतल है और ये पानी की बोतल ऐसे रख दी, ये हमेशा इसी तरीके से रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल, बाहर से कोई बल कार्य ना करे। अब जब मैं इसमें धक्का दूंगा तो ये इस धक्के का क्या करेगा? विरोध करेगा। और इस विरोध करने को ही अपन कहते हैं जड़त्व। ये जो विरोध करता है इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? जड़त्व। फिर हमने आपको जड़त्व बताया था 3 प्रकार से। यहाँ पर गतिशीलता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। गतिशीलता का मतलब है कि यदि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। अगर आप उसको रोकोगे तो वो आपका विरोध करेगी। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझना चाहिए। मेरी क्लासेज हैं उनको आप देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे सारा लिख तो सकता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक जड़त्व बोला। क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ो कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया। गलत बात, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो गति के तीसरे समीकरण, जो गति का जो तीसरा जो नियम है उसको डिफाइन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट जब ऊपर जाती है तो उसकी जो आग है वो नीचे आती है और रॉकेट ऊपर जाती है, तो क्रिया हो रही है ऊपर की ओर, प्रतिक्रिया हो रही है नीचे की ओर। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है और व्यक्ति आगे की ओर जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया। अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो तो जब तक वो हवा उस गुब्बारे से निकलती रहेगी गुब्बारा ऊपर हवा में रहेगा, और जैसे ही गुब्बारे से हवा खत्म हुई वो गुब्बारा नीचे गिर जाएगा। तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये तो कौन सा वाला है? गति का तीसरा नियम। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो गति का जो दूसरा नियम है वो अपन ने पढ़ा था कि गति का दूसरा नियम बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है, F बराबर ma, F बराबर ma। और इसकी जो डेफिनेशन वहाँ से निकल के आई थी कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ये अपन ने वहाँ पर पढ़ लिया था। और जो पहला नियम है वो क्या है?
जड़त्व का। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। क्लियर हुआ आपसे? रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है? देखो आ गया क्वेश्चन वापस कि रॉकेट जब नीचे से ऊपर जाती है तो किस पर आधारित है? प्रथम नियम पर? गलत। अब केंद्रीय बल पर? गलत। संवेग संरक्षण, बिल्कुल राइट। क्रिया प्रतिक्रिया के ही नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का जो संवेग है दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था, बंदूक से जब गोली निकलती है। अब कब बता दिया? देख लेना वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। चीज़ें तो आपको वहीं से समझ में आएंगे डिटेल से, ये तो सिर्फ आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब गोली बंदूक के अंदर होती है तो उसका संवेग वहाँ पर था 0, और उसका बराबर क्या था? जब गोली बंदूक से बाहर निकल जाती तो अपन ने बंदूक का संवेग प्लस गोली का संवेग दोनों ऐड किया था, वो किसके बराबर था? 0 के बराबर था। और इसके ऊपर अपन ने 2 न्यूमेरिकल भी किए थे। तो गति का जो तीसरा नियम वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। तो ये देखो हमने सबसे पहले कितने क्वेश्चन किए? 7 क्वेश्चन। अगर आपको, चलो एक बार आप इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इनको वैसे भी पढ़ सकते हो, ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट। चलो आपने वो 7 क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स थी, अपने राजस्थान लेवल की जो मेन रूप से एग्ज़ाम थी उनमें वो क्वेश्चंस आए हुए थे। लेकिन अभी जो अपन करने वाले हैं ये जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, और भी 4-5 क्वेश्चन और हैं इनके अलावा। मैंने थोड़ी जगह छोड़ ली आपको समझाने के लिए, बाकी अभी वो भी करेंगे अपन। तो देखो समझो आप, पहले क्वेश्चन से लेते हैं। बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है, कैसे होता है, ये आप सब जानते हो कि बल का मात्रक क्या है। तो देखो बल का मात्रक क्या है? फेराडे होगा, फर्मी होगा, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो आप अच्छे से जानते हो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और हम जो जानते हैं कि जो बल जो होता है जिसको अपन फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्स, बल। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन हम जानते हैं कि F बराबर ma भी होता है। और ये कहाँ से होता है? तो आप मेरी पहली वीडियो देखना, वहाँ पे पूरा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ समझ देता हूँ कि F बराबर ma। m होता है द्रव्यमान, इसे अपन kg से प्रदर्शित करते हैं। और a होता है त्वरण। a क्या होता है? त्वरण। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल के 2 मात्रक निकल के आते हैं, एक तो न्यूटन और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है कि बल क्या है कि वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल जो उसका जो द्रव्यमान होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। यहीं से पता चल रहा है कि किसी वस्तु में लगने वाला बल, फोर्स, उस वस्तु के द्रव्यमान और उस त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बल। बल के यहाँ से तो अपन ने 2 मात्रक पढ़े, एक तो न्यूटन और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, और अपनी राय बताएं किस तरीके से हम आपको इनको अच्छे से समझा पाए। तो पहला क्वेश्चन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब मैंने अगला आपको बताया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष मैंने आपको 3 इकाइयाँ बताई थी। 3 इकाइयों में जहाँ अपने खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और एक बताया था मैंने आपको पारसेक। और ये जो तीनों की तीनों जो इकाई थी वो हमारे इकाई थी किसकी? दूरी को मापने की। किसकी इकाई थी? दूरी को। तो प्रकाश वर्ष
इकाई है। देखो RAS 1997 में आया हुआ है, MPPCS 2008 और UPPCS 2010 और 2013। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में तो कोई कमी है नहीं है, आपके समझ में आ रही होगी। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। सिंपल सी बात है, किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया, मतलब कि कितनी दूरी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? अपने प्रकाश वर्ष। और जो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर किसकी? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। और प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा दूरी। बताओ प्रकाश होता है, देखो थर्ड क्वेश्चन PCA UPPCS में 2013 और झारखंड PCS 2013 में आया हुआ है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? ऑप्शन में देखो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, गलत ऑप्शन। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, ये भी गलत ऑप्शन। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर C, कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? अपने प्रकाश वर्ष कहलाती है। देखो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि सर कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं PCS में, और PCS में जो भी क्वेश्चंस डाला जाता है वो स्टेट PCS, जैसे आपके यहाँ पर RAS है वैसे अदर स्टेट में भी वहाँ के PCS चलते हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। पारसेक मात्रक है, अब वापस आ गया पारसेक। बताओ किसका मात्रक है? अभी बताया मैंने दूरी के 3 मात्रक हैं बड़े बड़े, तो ये भी किसका मात्रक है? दूरी का। RAS 1999 और UPPCS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है पारासेक। और एक पारासेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी को मापने के सबसे बड़ा मात्रक है। और ये खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके मध्य की दूरी को मापा जाता है किससे? पारसेक से। यहाँ पर आप 3.08 लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ, यहाँ पर 3 × 10⁻16 मीटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पारासेक आप समझ में आ जाएगा, खगोलीय पिंडों के लिए मापा जाता है और यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, मात्रक की इकाई है। तो पारासेक ये भी हो गया पारसेक। सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस कोई एक एग्जाम के नहीं होते, ये पता नहीं कितनी एग्जाम्स में आते हैं। बस यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, बाकी इनके जो 4 ऑप्शन हैं अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। UPPCS 2001 और MPPCS 2005 में तो ये जो करते हुए आया है क्वेश्चन। त्वरण का मात्रक अपन ने लास्ट में देखा था कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का मतलब जो होता है A बराबर V - U/T। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अपने त्वरण कहलाती है। तो इसका A में हो जाएगा अपने मीटर पर सेकंड, मतलब A। बल का मात्रक आप जानते ही हो, न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल होता है, हम आगे देखेंगे। और आवेग न्यूटन सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर D। तो ये इसके ऑप्शंस हो गए। ठीक है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो आप। सदिश नहीं है, BPSC 2001 में आया हुआ है। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है और बल। F बराबर ma त्वरण की वजह से बल सदिश है। वेग, चाल और वेग, चाल एक अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर परिमाण के साथ साथ में इसकी दिशा भी दिखाई जाती है। विस्थापन, विस्थापन भी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये भी कैसी राशि है? सॉरी, वेग में परिवर्तन नहीं, जो ये जो विस्थापन है ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और ये जो सदिश राशि है
तो बची कौन सी अपने आयतन, बची कौन सी अपने आयतन। तो बताओ अदिश राशि कौन सी है यहाँ पर, आयतन मतलब सदिश नहीं है, कौन सी है आयतन। तो 6वें नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने डी ऑप्शन। कौन सी राशि सदिश है, IAS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश है। ऊपर से देख लो, वैसे तो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि अपन जानते हैं P बराबर mv, P बराबर mv। तो वेग कैसा है, सदिश है, इसलिए संवेग भी क्या होगी, सदिश होगी। तो ये हो गए सदिश। कौन सी राशि सदिश है, UPPCS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी राशि सदिश है। तो देखो विस्थापन, और यहाँ पे भी विस्थापन आ गया, तो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो 8वें में कौन सा हो जाएगा, C। 9वें क्वेश्चन की बात करो, पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखो कि पदार्थ का वेग है और संवेग है P, इनसे कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V और P दोनों आते हैं, और इन दोनों से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है। वेग होगा नहीं, त्वरण आप जानती हो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो V माइनस यू और अपॉन टी, और इस तरीके से ये भी नहीं हो पाएगा। द्रव्यमान, और एक आता आपने बल। तो P और V, P है वेग और सॉरी V है वेग और P है संवेग। तो एक बार आप संवेग का फॉर्मूला लगाओ ना, किसका फॉर्मूला, संवेग का। संवेग बराबर P बराबर mv होता है ना, और P और V से क्या प्राप्त किया जा सकता है, P और V से, तो P अपॉन V बराबर m। तो P और V के अनुपात से, ये शायद मैंने सही से लिखा नहीं है, पदार्थ के संवेग और वेग में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि, m, और m का मतलब क्या है, द्रव्यमान। क्या प्राप्त किया जा सकता है, द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा। ये BPSC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। बल गुणनफल है, मतलब F किस किस का गुणनफल है। तो आप जानते हो F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो द्रव्यमान और त्वरण ऑप्शन नंबर B। देखो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, क्या है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपका एक डर जो है फिजिक्स के लिए, मैं आपसे उसको डर को निकालना चाहता हूँ। और वो डर ऐसे ही नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करके ही निकलेगा। जब तक आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, पेपर सॉल्व नहीं करोगे, आप कभी आप तैयारी नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें आते हैं। चलो ठीक है, आगे अपन बात करें कि जैसे ही एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री का जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों। गति के नियम, और गति का कौन सा नियम, पहला नियम, कि जैसे ही कोई यात्री बस में बैठा है और जैसे ही बस चलना प्रारंभ हुई, व्यक्ति कहाँ झुकेगा, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि व्यक्ति का जो निचला जो सिरा है वो तो बस के साथ में आगे गतिशील हो गया, लेकिन व्यक्ति का जो ऊपरी जो सिरा है वो अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। इस वजह से व्यक्ति का जो सिर है वो किधर झुका, पीछे की तरफ। ऐसे ही एक जो घोड़ा है, घोड़ा के अचानक दौड़ने पर व्यक्ति वापस पीछे की ओर झुकता है। तो व्यक्ति कैसा है, स्थिर, कैसा है, स्थिर। उसके बाद में उसमें गति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्थिर जड़त्व का नियम पहला ही। मैंने आपको बताया था, 3 जड़त्व के नियम बताए थे मैंने आपको वहाँ पर। तो स्थिरता का जड़त्व कौन सा, स्थिरता का, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो है स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वो बस जैसे चली, इस पर बाह्य बल कार्य किया, लेकिन अभी भी जो आपका जो धड़ है
जो आपकी जो बॉडी है वो अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा जड़त्व का नियम लगेगा, स्थिरता का जड़त्व। यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र यही होता है भाई, A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। अब ऑप्शन में कैसे भी आ सकता है कि V प्लस यू अपॉन टी, यू प्लस वी, यू माइनस वी अपॉन टी, इस तरीके से आ सकता है। लेकिन त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस 2013 में। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। देखो भाई, याद रखना हमेशा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है और आदर्श परिस्थितियां होती हैं। कैसी परिस्थितियां होती हैं, आदर्श परिस्थितियों का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पर वायु का जो प्रतिरोध है उसको नगण्य मान लेते हैं। तब क्या होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे गिराई जाती है तो उस वस्तु जब गिरेगी, ना तो उसके द्रव्यमान ना उसके भार, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, भार ही बदलता है, तो ना तो उसका भार बदलेगा और ना ही उसका जो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो बदलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भार बराबर होता है W बराबर mg। होता क्या है कि जब कोई वस्तु आदर्श परिस्थितियों में गिरती है, मतलब वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य, वायु का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, नगण्य। ऐसी अवस्था में द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं, अपरिवर्तित। अब जब m भी अपरिवर्तित है, g भी अपरिवर्तित है, तो बताओ w भी क्या होगा, अपरिवर्तित। इस वजह से जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होगी, वो उसका जो भार है वो कैसा होगा, अपरिवर्तित होगा। क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या लिया है कि जो वायु का जो वेग है, वायु का जो प्रतिरोध है उसको अपन ने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो 13 क्वेश्चन देख लिया अपन ने, 5-6 क्वेश्चन और हैं। एक बार आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो पानी पी लेता हूँ, आप लोग तब तक बात देख लो। चलो चलो, अब देखो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा क्वेश्चंस, मैं आपको साथ के साथ करवा दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए क्वेश्चंस की तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको PDF इनकी सेंड कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है कि लकड़ी, लोहे व मोम, लकड़ी, लोहे व मोम, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से, ये कोई समान आकार के 3 टुकड़े हैं, इनको समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सतह पर सर्वप्रथम पहुंचेगा, RAS 1992। और मैंने आपको एक क्लास में भी नोट बनवा के लिखवाया था ये
न्यूमेरिकल वगैरह के लिए 4th वीडियो में ही आपको करवाया था ये। देखो होता क्या है कि कोई भी वस्तु हो, अगर समान भार और समान द्रव्यमान की हैं और आप उनको अगर मुक्त अवस्था में अगर ऊपर से नीचे डाल रहे हो, ठीक है, जहाँ पर वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य माना जाता है। वायु का प्रतिरोध कैसा माना जाता है? नगण्य। नगण्य का मतलब होता है कि आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं तब जाकर अपन जानते हैं कि वहाँ पर द्रव्यमान और जो त्वरण होता है वो अपरिवर्तित होता है। इस वजह से किसी भी आकार की कितने भी द्रव्यमान की वस्तु हैं तो वो कैसे आएंगी? साथ साथ ज़मीन पर आकर के पहुँचेंगी। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो बताओ कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहुंचेगा? तीनों के तीनों एक साथ पहुंचेंगे। आप ये मत बोलना कि लोहा पहुंचेगा। लोहा तब पहुंचता जब उसको वायु में गिराते अपन। किस में गिराते? वायु में। यहाँ पर आपको वायु का नाम नहीं लिया, इसका मतलब है कि तीनों साथ के साथ पहुँचेंगे। अब अगला क्वेश्चन सुनना एक बार, क्वेश्चन नंबर 15वां, जो कि UPPCS 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हवा में, अब एक नाम दे दिया क्या, हवा में लकड़ी व लोहे, हवा में लकड़ी व लोहे की समान भार की दो गेंदें हैं, मतलब लकड़ी व लोहे की समान भार की जो गेंद हैं उनको ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी? तो देखो कहाँ पर? हवा में। अगर इस हवा की जगह अगर मतलब अपन ये कह सकते थे कि वायु का जो अगर प्रतिरोध अगर नगण्य होता, अगर वायु का प्रतिरोध अगर नगण्य होता तो साथ के साथ पहुँचती, लेकिन यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं है, इसलिए लोहे की लकड़ी कैसे पहुँचेगी? पहले, और लकड़ी की जो गेंद होगी वो कैसे पहुँचेगी? बाद में। कब? जब दोनों में अंतर है। यहाँ हवा का प्रतिरोध नगण्य है और यहाँ वस्तु को हवा में डाला जा रहा है, तो भारी जो लोहे की जो होगी, ठोस जो होगी वो पहले पहुँचेगी, लकड़ी जो है बाद में पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन देखो कि दो गेंद A तथा B हैं। दो गेंद कौन कौन सी हैं? A तथा B। A तो है 10 किलो की और B है 1 किलो की, और दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो निम्न में से कौन सी पहले पहुंचेगी? UPPCS 2015 कि एक A बॉल है और एक B बॉल है। UPPCS 2015 में आया क्वेश्चन है। इसका जो वेट है वो है 10 kg और इसका है 1 kg, और इनको 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो कौन सी पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी? यहाँ पर आपको हवा बोला है क्या? उसने नहीं बोला ना, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? साथ में, याद रखना। तो A व B दोनों एक साथ पहुंचेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार, क्वेश्चन नंबर 17वां, ये आया है UPPCS 2015, 2006, 2009। किसी पिंड की जगह कोई व्यक्ति भी आ सकता है। देखो जैसे मान के चलो मैं हूँ, तो मेरे बारे में क्या बोला है कि कोई व्यक्ति या फिर आप हो, ठीक है। मैं सिंपल सी बोलूँ कि लोकेश नाम का कोई व्यक्ति है जो टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसका जो भार है, लोकेश नाम का जो व्यक्ति है उसका जो भार है वो कम ज़्यादा होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि यार द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन भार बदलता रहता है, और जब भार बदलता है तो जो भूमध्य रेखा होती है उस पर तो भार होता है कम, लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों पर जाओगे, पिंड हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसका भार कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार, अब ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, गलत बात है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, विषुवत मतलब भूमध्य बीच वाली, गलत बात। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी फालतू की बात है।
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये बात आपकी सही है कि किसी भी व्यक्ति का जो भार है वो ध्रुवों पर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यूपीपीसीएस 2006, 9 और 2015 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कि एक ऊंची इमारत से, मैं जो 18वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ IAS 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण से नीचे गिराया जाता है। मतलब एक बॉल है, उस बॉल को इतने त्वरण से नीचे गिराया जाता है। ए लगा लो या जी लगा लो, बात एक ही होती है। ठीक है, गिराया जाता है 3 सेकंड बाद, टाइम कितना दिया, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। वेग क्या पूछा है उसने, अंतिम वेग क्या होगा, क्या पूछा है उसने, अंतिम वेग उसका क्या होगा। और अपन अंतिम वेग को अपन किससे दर्शाते हैं, u से। अब देखो, मैंने आपको जब गति के जब नियम पढ़ाए थे तो पहला ही नियम था, गति के जब मैंने आपको समीकरण पढ़ाए थे तो पहला ही समीकरण था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर से डाल रहे हो तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। तो u बराबर क्या होता है, 0। देखो आपको g दे रखा है या फिर a दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, v आपसे पूछा है। एक आपको नहीं दिया जिसमें s आपको नहीं दिया, आपको क्या नहीं दिया, s। अब गति के जो 3 समीकरण थे, 3 समीकरण में से जो 2 समीकरण थे, दूसरा और तीसरा, उनमें s आता है और अपन को क्या नहीं दिया, s नहीं दिया ना, तो हमारे को वही समीकरण लगाना है जिसमें s नहीं आता, नहीं आता। और वह है गति का पहला समीकरण। गति का जो पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की। ठीक है, हाँ जी, जो गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। ये गति का क्या है, पहला समीकरण। इसमें कोई s वगैरह नहीं है। v का मान आपसे पूछा ही है, u का मान 0 प्लस a का मान कितना 9.8 मल्टीप्लाई t का मान कितना 3। तो v बराबर 8 × 24, 3 9 × 27 और 3 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 × 24 हासिल 2, 9 × 27 और 2 29 मीटर पर सेकंड। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। दोबारा समझो, IAS 1998 में आया वो क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसको समान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से वो त्वरण से ऊपर से नीचे गिराया जाता है। तो 3 सेकंड में उसका वेग क्या होगा, वेग पूछा है, मतलब 3 सेकंड के बाद का पूछा ना, मतलब अंतिम वेग पूछा है। और अंतिम वेग अपन v से डिनोट करते हैं। जब कोई वस्तु को अपन प्रारंभ में जब गिराते हैं ऊपर से, तो उसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर अपने को 3 चीज़ें दे रखी हैं, चौथी पूछी है और एक उसका जिक्र ही नहीं किया। जिसका जिक्र नहीं किया उस वाले समीकरण को छोड़ दो, बाकी का जो समीकरण है उसका यूज़ कर लो आप। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनना, 19वां क्वेश्चन है, 18 हो गए, 19वां क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, खत्म हो गया, लुप्त हो गया, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। यूपीपीसीएस 2012 हुआ क्या कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अचानक क्या हो गया, समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। तो मैं जो 4 ऑप्शन बोलूँगा इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा।
अब ये जो कथन दिया है ये द्रव्यमान और भार को लेकर के है। किसको लेकर के है? एक तो है द्रव्यमान और एक है भार। इन दोनों की इसमें चर्चा की गई है। कैसे? उसने बोला है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। थोड़ा दिमाग में सोचो कि कभी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो और इसने ऑप्शन में क्या बोला है? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ऑप्शन गलत। वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगला ऑप्शन है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। ये भी गलत है। अरे भाई, भार बदल सकता लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदल सकता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, फिर फालतू की बात कर रहा है। अरे वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, कभी ना तो बदलता है, ना घटता है, ना बढ़ता है। ये भी गलत। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वस्तु का भार, बिल्कुल, और होगा ही। जब गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं है तो वस्तु डायरेक्ट आएगी नीचे, और जब डायरेक्ट आएगी तो भारहीनता का नियम लग जाता है उसमें। अभी अपन भारहीनता वगैरह अपन गुरुत्वाकर्षण में आगे देखेंगे, सारी चीज़ें आएंगी। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल को खत्म कर देते हैं तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान सही है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या रहेगा? 0। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचो। आप धीरे धीरे करके आप वहाँ तक पहुँच भी जाओगे, और हमारे ऊपर विश्वास आपने किया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। लोगों तक इस वीडियो को आप पहुँचाएँ। आपके जितने भी जानकार हैं, 5, 7, 10 लोग जो हैं, उनको बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। रेगुलर हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देखें, आप लोग नोट्स बनाएँ। और ये जो लोग जो है बहानेबाजी करते हैं, ये ज़िंदगी में फिर कभी सक्सेस नहीं हो सकते। टाइम नहीं मिलता, मन नहीं करता। देखो, मन तो मेरा भी नहीं करता पढ़ाने का। अब जो आप लोग देख रहे हो, क्या आप पागल हो क्या कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो? आप क्यों? आपको ऐसे मन नहीं करता कि आपका घूमने जाने का, कहीं खेलने जाने का, कहीं मोबाइल चलाने का? आपका भी मन करता है, लेकिन नहीं, फिर भी आप क्लास से देख रहे हो। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है। ये आप अपने आगे भविष्य के लिए, ये जो आपकी जो टाइम है, जो 2-3 साल का जो आप जो टाइम ले रहे हो, ये आपके 30 से 40 साल या 50 साल जब तक आप जिंदा रहोगे, उनको आप बिल्कुल ऐसा कर लोगे कि हाँ, आरामदायक। लोगों की चिकचिकबाजी, टेंशनबाजी से आप कभी भी ऐसे परेशान नहीं रहेंगे। और एक बात ये भी होती है कि लोग चाहते हैं कि सामने वाला गरीब रहे, खुश होते हैं कि आप गरीब हो, लेकिन वो जलना तब प्रारंभ कर देंगे जब आप कोई ना कोई जॉब में लग जाओगे। जब तक आप गरीब हो तब तक आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, और जब आप पैसे वाले बन गए तब आपसे सब जलेंगे। अरे तो जीवन में कुछ अच्छा करो, आप अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं वीडियो के लास्ट में, ठीक है? अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आज की जो वीडियो है, इसके नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको 2-3 बार आप वैसे ही देख लेना यूट्यूब पर, जब भी आपको टाइम मिले तब देख लेना। इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो 4 क्लासेज हैं उनका थोड़ा सा निचोड़ है इसमें। मैं ये मान सकता हूँ कि लगभग, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 70% आप यहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन ये कवर तब भी हो सकता है जब आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा है, नहीं बाकी चीज़ें हवा में ही जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो पढ़ रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, ज़रूर है कि अगर आप रटने वाले प्राणी हो, रट्टा लगाने वाले, तो रट्टा लगा सकते हो। क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, इनमें से ही। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार। इसको थोड़ा सा शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आगे प्रमोट करें। थैंक यू।